नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक नए अतिथि के साथ आते हैं और उनसे उनकी कहानी जानते हैं। और आज हमारे साथ एम्बेसडर अनूप मुदगल जी हैं, तो उनसे उनके बारे में जान और एम्बेसडर के लाइफ के बारे में जानना और एम्बेसडर तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में जानना और स्ट्रगल के बारे में जानना आज हमारा यही सोच है। तो इसी सोच के साथ वेलकम सर, स्वागत, नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आप अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, अब तो ये जीवन यात्रा काफी अरसे से चल रही है, बहुत लंबे अरसे से चल रही है, मेरे को कहना चाहिए। पहले तो देखिए, हमारी जो जनरेशन थी, उस जनरेशन में बहुत ज्यादा लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखने की नहीं सोचा करते थे। तो हम भी ऐसे ही करते करते बीएससी ऑनर्स किया, एमएससी किया, एमफिल किया और फिर पीएचडी करने लग गए। तो फिर उस समय में ये भी था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा ही थोड़ी मुश्किल में रहती हैं। तो लगता था कि पीएचडी करें, दो तरफा दिमाग जैसे होता है कि पीएचडी करें या कोई और रास्ता ढूंढे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे हम लोग, तो हमारे कुछ कलीग्स ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखा। तो जब उन्होंने लिखा तो उनको सफलता भी मिल गई उसमें। तो हमें लगा कि यार ये भी एक रास्ता है, इसको क्यों ना कोशिश किया जाए। तो हमने पीएचडी को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के तो हमने सिविल सर्विस का एग्जाम लिखना शुरू किया। और उसमें समझ लीजिए कि what fortune or with the help of one's destiny or whatever you may call it, तो पहले सिलेक्शन हुआ तो वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हुआ, फिर हमारा साइमल्टेनियसली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ, फिर सिविल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस में हुआ। तो इस तरह से वो एक के बाद एक ये तीनों स्टेजेस चलती गई। और उसके बाद मैं 1984 में फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। तो आप देखिए 1984 से अब तो 2022 आ गया है ना। तो इस दौरान ये डिप्लोमेसी का ही काम करते रहे। मैंने बहुत समय यूरोप में बिताया जहां आज आप हो। मैंने देखिए ब्रसल्स में था मैं, तो उस समय यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन के साथ में बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ डील करता था। ट्रेड पॉलिसी के साथ डील करते थे, एनवायरनमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, एनर्जी के साथ। तो बहुत वाइड इशू था, क्योंकि यूरोपियन कमीशन के साथ जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो ट्रेड का होता है, वो ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट्स का होता है। तो ये एक तरह से ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हमारे साथ थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग काम था। यूरोपियन यूनियन, आपको मालूम है, दुनिया का एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, टेक्नोलॉजी सोर्स है। और इंडिया के लिए वहां तो डायस्पोरा भी बहुत रहता है। तो हमारे जो रिश्ते थे यूरोपियन यूनियन के साथ, वो हर जिस भी मुद्दे को आप पकड़ेंगे, वो हर मुद्दे में एक बहुत ही नजदीकी का रिश्ता था। और वो रिश्ता जो था वो बहुत तेजी से 21वीं सेंचुरी में एंटर कर रहा था। तो ये दोनों चीजें थी। देखिए, 21वीं सेंचुरी का जो हमारा ट्रांजिशन था, वो ट्रांजिशन के साथ बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन भी था। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो एंटायरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। यूरोप के लिए और बड़े मुद्दे थे उसके अंदर। यूरोप के अलावा और सर कहाँ थे आप? यूरोप के अलावा और कहाँ? मैंने नहीं, ब्रसल्स में किया। उसके बाद मैं जर्मनी में रहा, म्यूनिक में कॉन्सुल जनरल था। फिर वियना के अंदर मैं डेप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था, आईएईए के साथ था, यूनिडो के साथ काम किया, आउटर स्पेस के साथ काम किया, यूएनओडीसी के साथ काम किया।
उसके बाद मैं इनफैक्ट अभी आपसे जैसे बात कर रहा था, तो वॉर के टाइम में मैं यूगोस्लाविया में भी था। तो मैं एक्टिंग हेड ऑफ मिशन यूगोस्लाविया में था जब यूगोस्लाव वॉर चल रही थी। तो हमारे सामने यूगोस्लाविया में जो हुआ, हम उसके जिसे कहते हैं ना चश्मुदीन गवाह हैं, है ना, कैसे एक देश बिल्कुल हमारी आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट कर गया। बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा यूगोस्लाविया, है ना। फिर हमने लैटिन अमेरिका में मेक्सिको में काम किया, पेरू में काम किया, फिर दिल्ली में काम किया। दिल्ली में हमने नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम किया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम किया। फिर हमने पर्सनल में काम किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैं इनफैक्ट पुराने टाइम पर सोवियत यूनियन के डेस्क को भी देखा करता था, है ना, साउथ ईस्ट एशिया को भी देखता था, म्यांमार को देखता था, इस तरह से। और पर्सनल को भी मैंने खूब देखा दिल्ली में। फिर मैं इधर अपना मॉरिशस में था। मॉरिशस जो है वो उसकी एक बड़ी खासी पर्सनालिटी है, जियोपॉलिटिकली अफ्रीका में है, लेकिन वो इंडिया के बहुत नजदीक है। तो उसका एक ओशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो किया। तो इस तरह से ये एक लंबी जर्नी जिसे आप कह सकते हो। पूरे वर्ल्ड का आपने भ्रमण किया और काम किया पूरे विश्व के साथ। यस यस, आप ये समझ सकते हैं। और इंडिया में सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया में देखिए, इनफैक्ट मेरा परिवार दिल्ली में लगभग 1942-43 से रहता है, तो आप यही समझ लीजिए बहुत अरसा बीत गया उस चीज के लिए, है ना। तो वाला तो आप दिल्ली वाले हैं। सर आपको कौन सी चीज इंस्पायर? फादर पुरानी दिल्ली के रहने वाले। अगर आप दिल्ली की जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होगा वो दिल्ली में बाजार सीताराम में रहते थे। अच्छा, बाजार सीताराम। यस यस। तो उसके बाद हमने सारा स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब दिल्ली से ही किया। जी जी जी। के बाद काम करने के बाद भी फॉरेन सर्विस का जो हेडक्वार्टर्स होता है वो दिल्ली रहता जी, है ना। तो अब रिटायरमेंट के बाद भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपको सर कौन सी चीज इंस्पायर करती है? देखिए, मुझे इनफैक्ट मेरी बास्केट जो इंस्पायर करने वाली चीजों की बहुत बड़ी है जी। मुझे इंटरेस्टिंगली बहुत छोटी चीजें भी इंस्पायर कर जाती हैं और बहुत बड़ी चीजें भी इंस्पायर कर जाती हैं। लेकिन जहां तक मैंने अभी आपसे बात भी कर रहा था, इसी मेरे को जो जो ह्यूमैनिटी ने क्रिएटिविटी दिखाई है। देखिए, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी ने क्रिएटिविटी दिखाई है और अपनी क्रिएटिविटी से उन लोगों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग चीज है, राइट। अब जब इंस्पायरिंग चीज का मतलब ये कि आप एक ताकत वाली चीज, वो ताकत दिमागी ताकत भी है, फिजिकल ताकत भी है, टेक्नोलॉजिकल ताकत भी है, तो आप एक ताकत की बात कर रहे हैं। और जब आप ताकत की बात करते हो, समझ और ताकत की बात करते हो, समझ और ताकत दोनों तरफ जा सकती है। समझ और ताकत प्रोसेस को बनाने में भी जा सकती है और समझ और ताकत प्रोसेस को खराब करने में भी जा सकती है। तो अभी तक का जो हमारा जो बैलेंस है वो थोड़ा मिक्स्ड है। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन बहुत वो भी काम किए जिनको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। और उसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो जो ह्यूमन सॉलिडेरिटी की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पीशीज ने सॉलिडेरिटी को इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज भी देखिए इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया में इतनी समस्याएं भी चल रही हैं। कुछ लोग तो आसमान छू रहे हैं, है ना, और कुछ लोगों के लिए जमीन पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, आप देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेडेशन हुआ है, अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, दुनिया भर की वॉर्स की बात करते हैं, है ना, ह्यूमन सफरिंग की बात करते हैं। तो ये जो एक स्टोरी है, ये अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि अगर ये ताकत और दिमाग सही रास्ते पे लग जाए तो जो हम मतलब जो करते हैं ना कि हम हेवन ऑन अर्थ, आई
humanity has the capacity of creating heaven on the earth, but unfortunately हमने आज तक वो किया नहीं है। तो एक तो ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है मुझे कि जो कैपेसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ये इंस्पायर करती है, और बाकी चीजें फिर इसी से रिश्ता रखती है। अब बाकी मुझे, जैसे मैंने कहा कि मैं नेचर मुझे बहुत इंस्पायर करती है। अब देखिए नेचर ने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे पैदा किया है और उसमें किस तरह से वो बैलेंस को बनाए रखे हुए। हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन नेचर उसको बनाए रखती है ना। अब हम देखिए ह्यूमंस भी, अब हम सोच रहे हैं कि नेचर से ही लर्न कर ले, है ना। और अब कह रहे हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर सर्कुलर इकोनॉमी करती है और हम उसको देखा ही नहीं इतने सालों तक, है ना। तो नेचर से सीखने की बात कर रहे हैं। नेचर में टेक्नोलॉजी है, हमने उसको देखा ही नहीं, अब हम उससे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये चीजें बहुत इंस्पिरेशनल है, इंस्पायर करती है। अब मुझे ये सिर्फ उम्मीद है कि ये इंस्पिरेशन जो मेरी है ये सही प्रूव होगी और इसमें फेलियर ना हो। तो ये है। बाकी आप पूछे स्पेसिफिकली क्या इंस्पायर करता, तो एज आई सेड छोटी से छोटी चीज और बड़ी से मुझे इंस्पायर करती है। सर, जैसा कि हमारा थीम है अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस, तो आपका एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है और लंबा वर्ल्ड वाइड वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो नेचुरली कभी एक ऐसा समय आया होगा जिसमें आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, है ना। सो क्या अगर आपको वो परमिट करे आपका, तो क्या उस किसी एक दो घटना का मेंशन करना चाहेंगे और ये कैसे आपने उसको ओवरकम किया? भाई जैसे देखो, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि देखो ये जो टेंशन या स्ट्रगल को महसूस करना, ये मेरे व्यू में ये आपकी एक सोच पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं फिर भी बड़े टेंस होते हैं, है ना। और बहुत लोग होते हैं जो बेचारे सफर कर रहे होते हैं फिर भी टेंस नहीं होते हैं। उनको हर किस्म की दिक्कतें आती हैं लेकिन वो टेंशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने करियर में बहुत अच्छी जगहों पे भी रहा और बहुत मुश्किल जगहों पे भी रहा। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कि जब मैं पेरू में था तो उस समय शाइनिंग पाथ टेररिज्म पीक पर था। मतलब आपको घर से निकलने से डर लगता था। कभी हमारी एम्बेसी पे अटैक हो गया था, उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मर गए थे। रात को एक्सप्लोजन होते थे, तो अब उस जमाने में सेलफोन तो था नहीं, कुछ नहीं था। तो हमारी एम्बेसी जैसे घर से 6-7 किलोमीटर थी, तो कभी रात को 2 बजे अगर आवाज आई तो मैं छत पे जाकर देखता था कि भी ये धुआं किधर से निकल रहा है ना। और अगर वो हमारी एम्बेसी की तरफ से निकल रहा है तो फिर मैं गाड़ी निकाल के जाता था अकेला देखने के लिए कि कहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, यू नो। अब वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। एक समय आया कि इन्फ्लेशन जो था 35,000% तक पहुंच गया। उसके बाद में यूगोस्लाविया में वॉर के दौरान, वॉर चल रही थी यूगोस्लाविया में, हमारी आंखों के सामने हमारे रहते हुए क्रोएशिया में वॉर हुई पहले, फिर बॉस्निया में हुई, फिर धीरे धीरे बात यूगोस्लाविया तक आ गई। मतलब यूगोस्लाविया मींस सर्बिया तक आ गई, कैपिटल तक आ गई। और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, है ना। और वहां पे रोज दुनिया भर के और जो कंट्रीज के मिशन थे वो हर रोज बेचारे इवैक्यूएट करते थे। कोई हंगरी चले जाते थे, कहीं चले जाते थे, लेकिन हम वहीं बैठे रहते थे। हम वहां छोड़ के नहीं जाते थे। छोटा सा मिशन था, आप कैसे छोड़ के जा सकते, है ना। वहां पे हमारे और इंटरेस्ट थे, हमारे इंडियन फैमिलीज रहती थी, तो उनको छोड़ के हम जगह छोड़ के भाग तो नहीं सकते थे। तो हम उस दौरान जब हर रोज ये टेंशन होती थी कि कभी क्या हो सकता है, हम वहां डटे रहे, लेकिन कभी भी टेंशन नहीं हुआ। मतलब ये नहीं कि हम वहां बैठे हुए रो रहे हैं या टेंशन हो रही है, घर में रोज फोन करके बता रहे हैं पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि बॉस्निया में जब वॉर शुरू हुई थी उससे एक दिन पहले मैं रात की बस से सरायवो से बेलग्रेड आया था, नाइट बस। कैन यू इमेजिन? मतलब
नेक्स्ट डे तो रास्ते बंद हो गए सब, है ना, वॉर शुरू हो गई वहां पे। तो ये जो देखिए, ये थोड़ा मैं अपनी सोच के हिसाब से कह सकता हूं कि दिक्कत भी आती तो टेंशन वाली बात नहीं होती है, लेकिन वो दिक्कत आती चली जाती है। अगर आप टेंस हो जाए तो वो दिक्कत ज्यादा बड़ी बन जाती है ना। और हर स्टेशन पे जो अच्छे स्टेशन थे वहां पर भी चैलेंजेस बहुत थे, है ना। ये तो नहीं कि अच्छा स्टेशन है तो आपके करियर में चैलेंज नहीं, करियर का चैलेंज अलग चीज है, और जगह का कंफर्टेबल होना अलग चीज है ना। अब ब्रसल्स के अपने चैलेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, आना, वो ट्रेड डिफेंस के चैलेंजेस थे, वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज के चैलेंजेस थे, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के चैलेंजेस थे। फिर उस समय भी आपको याद होगा जब हमने पोखरान 2 हुआ तो सैंक्शंस के चैलेंजेस थे इंडिया के ऊपर, है ना। तो वो चैलेंजेस थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस थे, राइट। अच्छा, फिर अब जैसे वियना में वो इंडिया अमेरिका, आपने देखा होगा जो हमारा न्यूक्लियर डील था, उसके चैलेंजेस थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे उस समय, है ना। तो ये हर स्टेशन का अपना चैलेंज होता है, हर स्टेशन का अपना चैलेंज, तो मॉरिशस के अपने चैलेंजेस थे। अगर सर मैं ये पूछूं, कि आपको ऐसा कौन सा एक या दो चैलेंज है जिसको आपको लगता होगा मैंने अपने जीवन में अच्छा किया, जिसको सॉल्व किया, ऐसे चैलेंजेस जो कभी बहुत चीजें मैं उनको पूरी तरह से इस कॉन्वर्सेशन में शेयर नहीं कर सकता हूँ। नेचुरली फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक में खुले तौर पे डिस्कस करना मुश्किल होता है नेचुरली ना। जी क्योंकि डिप्लोमेटिक लाइफ में आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा चैलेंज जो होगा उसके अंदर कोई ना कोई दूसरा पार्टनर होगा, है ना, दूसरा होगा, पैदा कर रहा होगा। तो अगर मैं उस चैलेंज को लेके कहानी सुनाऊंगा तो वो दूसरे पार्टनर बात सामने, वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन बहुत, जैसे मैंने कहा, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जो होते हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो होते हैं, डायस्पोरा के चैलेंजेस जो होते हैं, है ना। तो ये चैलेंजेस तो रोजमर्रा के चैलेंजेस है ना, रोजमर्रा के चैलेंजेस। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी कभी आप वॉर में फंस जाते हैं। अच्छा, ये तो जब हम बाहर थे, खुद वॉर की जगह पर थे, बहुत चीजों में हम दिल्ली में थे तो जो हमारे लोग वॉर में फंसे हुए तो उनको निकालने की बात थी, है ना। तो उनको निकालना, जैसे अभी हम यूक्रेन से अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से जब भी वॉर हुई, चाहे वो इराक में पहली वॉर हुई, फिर दूसरी वॉर हुई, कुवैत से लोगों को निकाला, लिबिया से निकाला, है ना, जैसे, या लेबनान से निकाला, या बहुत जगह से क्राइसिस में हमें अपने लोगों की मदद करनी पड़ती। तो बहुत बार हम दिल्ली में थे जब ऐसे क्राइसिस हुए, और बहुत बार हम खुद बाहर थे जब ऐसे। अभी तो सर, अभी आप मतलब आपके कितने बच्चे हैं? वी हैव 2 daughters। 2 daughters। अब तो ये दोनों, जी तो वो हमारे साथ ही जहां जहां हम गए, मैं जैसे मैंने कहा, अब यूगोस्लाविया वॉर चल रही थी, वो स्कूल जाते थे, बिल्कुल। अभी राइट। मैं उसी पर प्रश्न पूछने वाला हूँ कि हर 3 साल में, है ना, और कभी 4 साल में या कभी 2.5 साल में, है ना, आप एक सिटी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री है एक, तो क्योंकि चेंज एक बहुत बड़ा समस्या है। आप सेटल हुए नहीं कि आप चेंज करने का समय है ना। तो वो कैसे आपके मन मस्तिष्क को या परिवार की स्थिति को प्रभावित करता है? तो आप मुझे बताएं, मैं, अगर आप मुझे आज अब ऑप्शन दें, मतलब मैं अब तो वो चीज, वो समय पीछे रह गया ना, बदलाव का। अगर आप मुझे अब ऑप्शन दें कि साहब आप एक जगह पर बैठ के स्टेबल काम करना चाहेंगे या हर 3 साल के बाद बदलना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा हर 3 साल के बाद बदलना चाहूंगा। देखिए, बदलाव में अगर चैलेंज होता है तो बदलाव में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको डिफरेंट सोसाइटीज, कंट्रीज, सिस्टम्स को जो समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बहुत बड़ा वरदान मान लीजिए आप इसको। क्योंकि कभी कभी जब आप एक ही जगह पर लगे रहते हैं तो आपको लगने लगता है कि सारी दुनिया यही है, ठीक है, और आप उस दुनिया के पिरामिड के टॉप पे बैठे हो, तो आपको लगता है ये तो सब हमने फतेह कर लिया एकदम से। सही। वो जगह छोड़ के आप बाहर निकलते हो, आपको ये पता चलता है कि आप अब पिरामिड के नीचे आ गए हैं पूरी तरह से। आप दोबारा चढ़िए पिरामिड के ऊपर,
बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। आप चढ़िए, फिर जैसे आप पिरामिड के ऊपर चढ़ने लगे, थोड़ा ऊपर पहुंचे तो फिर बदल दिया, फिर आप पिरामिड के नीचे आ गए। तो ये जो अपने आप को रीडिस्कवर करने की जो एक अपॉर्चुनिटी होती है, देखिए इंसान को अलग अलग सिचुएशंस, एक ही जिंदगी में अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, एक ही जिंदगी में अलग अलग जगह पर एक ही समय पर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको क्या होगी कि आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जब हम यूगोस्लाविया में थे, यूगोस्लाविया में इन्फ्लेशन जो था मिलियंस में था। आप तो 5-6% से डर जाते हो, 5% इन्फ्लेशन होता है तो सारे देश डर जाता है, पसीने छूट जाते हैं, अरे बड़ी महंगाई हो गई है। यूगोस्लाविया का इन्फ्लेशन मिलियंस ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स में था। आप जब पैसे चेंज करते थे, आपने समझो डॉलर से दिनार बनाया, तो लोग ये कहते थे कि सड़क पार करने से पहले इससे कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि सड़क पार करने से भाव बदल जाएगा। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था। तो अब क्या है कि अगर आपने क्राइसिस इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस को फेस किया है, तो आपका जो रवैया होता है, आपको जो दिमाग होता है, वो खुल जाता है, उसकी सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। और जिस दिमाग की सारी खिड़कियां खुली होती हैं, आपको तो मालूम है कि उस दिमाग और उस लाइफ की एक अपनी एडवांटेज होती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसका अपना चैलेंज जरूर होता है, लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी चैलेंज से ज्यादा होती है। तो अब हमारे बच्चों के साथ भी वही बात है, उन्होंने अलग अलग जगह देखी है, तो दे आर नॉट सरप्राइज्ड। अब जब सिचुएशन बदलती है तो उनको नहीं लगता है, दे आर एबल टू अडेप्ट। नेचुरली इसका एक अपना फायदा है ना, क्योंकि बहुत बहुत तो सर, आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? देखिए, इनफैक्ट अभी खास फ्री टाइम तो बहुत ज्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता है जी। लेकिन जब मिलता है तो मैं मोस्टली वैसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो बुक्स पढ़ने की बात हो, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर पढ़ने की बात हो। तो उसमें जो अब क्योंकि इतना समय फॉरेन सर्विस में बिताया है, तो ऑब्वियसली फॉरेन सर्विस का एक खासा इंटरेस्ट है। तो उसमें अपने आप को अपडेटेड रखना, पढ़ना। फिर जो आपको मालूम है कि मैं कुछ एरियाज में काम करता हूँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसमें सबसे एक बड़ा जो है मेरा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है, ब्लू इकोनॉमी का है। तो ये जो चीजें हैं, दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी जो है, ये दोनों मुद्दे जो हैं, ये बहुत तेज डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेज इवॉल्व कर रहे हैं। और ये मल्टी सेक्टोरल है, कोई जिंदगी का ऐसा सेक्टर नहीं है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप अगर अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो इसमें आदमी महीने के अंदर आउटडेट हो जाता है ना, क्योंकि नई आती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए आइडियाज आ जाते हैं। तो इसके लिए काफी आपको हमें पढ़ाई लिखाई में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा, आपको मालूम है डायस्पोरा के साथ काम करता हूँ। अच्छा, अब डायस्पोरा का जो आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी उसी का हिस्सा एक तरह से, है ना। तो उसमें हमारे एक महीने में 3 या 4 एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, उनके लिए भी तैयार करना पड़ेगा आपको, ये तो नहीं कि आप एकदम से उठ के चले जाएंगे। अच्छा, अब हमने उसमें क्या किया है, यूनिवर्सिटीज के साथ हमने कोलैबोरेशन एमओयू साइन किए हैं, जो उसके अंदर हम यूनिवर्सिटीज के साथ डायस्पोरा के ऊपर 30 आवर कैप्सूल रन करेंगे। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी करेंगे, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ हम काउंसलिंग या एडवाइजरी रोल करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको एक मास्टर्स प्रोग्राम के साथ 30 घंटे का कैप्सूल चलाना है, तो बिना पढ़े लिखे तवज्जो दिए तो चलेगा नहीं। तो ये चीजें जो है काफी बिजी रखती हैं एक तरह से, तो बहुत समय इनफैक्ट नहीं मिलता है। मैं बड़े
फिर से एक आध घंटा निकाल के दिन में सो जाता हूँ। तो फैमिली कंप्लेन नहीं करती है कि अब तो रिटायर हो गए, आप तो आराम कर लें? ये तो बच्चे तो पास में है नहीं, है ना, तो वो तो कंप्लेन करेंगे नहीं। अच्छा, वाइफ को भी ये लगता है चलो वहां बिजी रहता है तो कम से कम और दुनिया भर की बातें है, क्योंकि तो इस तरह से अभी मैं कुछ 2-3 नए इनिशिएटिव्स के बारे में सोच रहा हूँ। जी। एक तो मैं जो है रूरल एजुकेशन, जो रूरल सेक्टर में हमारे स्कूल हैं, प्राइमरी एजुकेशन है, उनसे बच्चों से मिलना, उनसे बात करना, उनको समझने की कोशिश करना, उनको बताने की कोशिश करना कि दुनिया किस तरफ जा रही है। क्योंकि मेरे को ये सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि रूरल इंडिया का जो आपका अर्बन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया है उसके साथ इतना तालमेल नहीं बन पा रहा है। उससे ये खतरा है कि वो कहीं पीछे ना छूट जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये रिसोर्स इंटेंसिव होती है। आपको एक्सेस होनी चाहिए उस नॉलेज के लिए, आपकी उस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके स्किल्स होने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपके ग्रुप्स होने चाहिए जिनके साथ आप ये बात को डिस्कस कर सको। तो रूरल इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी और ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो इकोसिस्टम है, ये नहीं है। तो मुझे ये डर लगता है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। देखिए, उसमें डिजिटल डिवाइड का खतरा है, उसमें सोशल डिवाइड का खतरा है, उसमें टेक्नोलॉजी डिवाइड का खतरा है, उसमें उसमें सोच के डिवाइड का खतरा है कि कहीं ये ना हो कि सोच में डाइवर्जेंस आ जाए, है ना। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम विलेजेस के जो स्कूल्स हैं वहां जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, फिर उनके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देते हैं, फिर उनको रिसोर्सेज बताते हैं कि बच्चों इस बारे में अपने आप को किस तरह से आप अपडेटेड रख सकते हो, सिर्फ टिकटॉक पे ना लगे रहें, है ना, क्योंकि वरना वरना दुनिया हाथ से निकल जाएगी, आगे चली जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। तो आई नो बहुत छोटा इनिशिएटिव है, बहुत ही मैं इसको बड़ा इनिशिएटिव नहीं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप एक बच्चे की भी मदद कर सके तो आपने अपना काम कर दिया, है ना। तो इसके अंदर भी टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाना पड़ेगा घर से निकल के 100-100 200-200 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से छुटपुट काम ऐसे हैं। अंत में सर कोई सुझाव अपने यूथ के लिए जो कभी स्ट्रगल कर रहे हो? मैं उनको सिर्फ यही सुझाव देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर 21वीं सेंचुरी और आने वाला समय आपको चैलेंज दे रहा है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए घर से अपने अपने आप को निकालना पड़ेगा, अपने आप को उसके लिए कमिट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वरना क्या है कि देखिए, सक्सेस और सर्वाइवल का जो फर्क है वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सर्वाइव तो कर जाओगे, लेकिन क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे? तो मैं ये यूथ को ये चाहता हूं कि सर्वाइवल उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सक्सेस उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आप वो सर्वाइवल के माइंडसेट से बाहर निकलिए कि मैं सर्वाइव कर गया। आप जब तक आप उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप वो उसी रिगमोरोल में घूम जाएंगे। तो प्लीज अपनी ताकत, अपनी दिमागी ताकत, अपनी ताकत पे भरोसा कीजिए, अपनी समझ पे भरोसा कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो वो मेरे लिए पॉसिबल है। कोई भी आदमी कोई काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सिर्फ अपने आप को आपको तैयार करना है और आपको वो प्रूव करना है कि जो किसी भी और ने किया है मैं वो कर सकता हूं। अगर ये जज्बा आपके अंदर नहीं होगा तो आप सर्वाइवल के चक्कर में फंस जाएंगे, राइट। मैं ये चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हो, सिर्फ सर्वाइवल के चक्कर में फंस के अपनी पूरी जिंदगी ना काट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो मुझे भी अभी
अट्रैक्ट कर रहा है ये कि आप सर्वाइवल के चक्कर में ना पड़े, आप सक्सेस के चक्कर में पड़े। Yes. आप जब अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइवल के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। फिर Yes. आपके लिए सक्सेस कोसों दूर रहेगा और अंत में वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा। तो इसलिए आप अपने ताकत को पहचानें और सर्वाइवल से सक्सेस की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप लिखें और कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। So much. Thank you.